ईवीएम वो मशीन है जिसकी परीक्षा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बार बार होती रही, जिसकी चर्चा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद इतनी होती है जितनी शायद ही किसी और मुद्दे पर होती हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव में जीत मिलती है तो ईवीएम पर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन जब हार मिलती है तो उसी पक्ष की ओर से ईवीएम का जिन सियासी बोतल से निकलकर बहस गर्म कर देता है। इस बार भी यही हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 99 सीटों का आंकड़ा छू लिया तो ईवीएम पर खामोश हो गई। इंडिया गठबंधन के नेता चुप हो गए, लेकिन मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट पर एनडीए के एक उम्मीदवार की 48 वोटों की जीत ने फिर से ईवीएम पर बहस छेड़ दी है। आरोप है कि जीतने वाले उम्मीदवार के रिश्तेदार ने उस फोन का इस्तेमाल किया जो मतगणना वाले दिन चुनाव आयोग के अधिकारी का था। मुंबई से मामला उठा तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन के खेवनहार एक्टिव हो गए। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने ईवीएम को फिर से बलि का बकरा बना दिया, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भ्रम फैला रहा है। बहस का सिरा यहीं से जुड़ता है कि जिस ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के पुरूर विधानसभा सीट के 50 केंद्रों पर वोटिंग के लिए किया गया, उस पर आज भी विवाद क्यों है? आज सभी सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जा रहे। चुनाव नतीजे के 11 दिन बाद एक बार फिर खामोशी टूटी है। जिस ईवीएम से लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की किस्मत का फैसला हुआ, वही आज फिर कटघरे में है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उन्होंने ईवीएम पर चुप्पी साध ली, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में पूछा, ईवीएम जिंदा है या मर गया? ईवीएम जिंदा है कि मर गया? इस बयान के बाद लगा कि ईवीएम पर विवाद का चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट, जहां से शिंदे गुट के रविंद्र वाइकर सिर्फ 48 वोट से जीते, वहां ईवीएम का जिन सियासी बोतल से फिर निकल आया। आरोप ये है कि चुनाव आयोग के अधिकारी गौरव के पास मोबाइल फोन था, जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पांडिलकर कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल 4 जून को सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग में कांटे की टक्कर चल रही थी। इस मामले में चुनाव आयोग के पास सभी सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मोबाइल से कुछ नहीं होता है। इट्स जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है, रिजल्ट बटन, वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है। और वो पोल डे को जब ईवीएम सील होता है तब पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं काफी, और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर और उद्धव ठाकरे के अमोल कीर्तिकर के बीच कांटे की टक्कर थी। कीर्तिकर इस सीट पर महज 48 वोट से हार गए, जिसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। इसी का नया मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, न कि इलेक्शन कमीशन। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी इसे गंभीर बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है। मुंबई की गूंज लखनऊ भी पहुंची, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान को शिवसेना ने भ्रम फैलाने वाला बताया। इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ। शिवसेना के उम्मीदवार ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड काउंटिंग में नहीं हुआ, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं हुआ, वहां पे सब कुछ सीसीटीवी के अंदर हुआ है, दुनिया भर के अधिकारियों के सामने हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों
के प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ है। अगर रिकाउंटिंग मांगा गया तो रिकाउंटिंग मांगने की एक प्रक्रिया होती है, तो वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत मांगा गया और उसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत रिकाउंटिंग की अनुमति भी दी गई है। वहीं मोदी सरकार के मंत्री से लेकर योगी सरकार के मंत्री भी इंडिया गठबंधन की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। भारत के लोकतंत्र की महिमा को खंडित करने का काम, उसे अपमानित करने का काम विपक्ष ने दौरान चुनाव भी किया और जहां जहां चुनाव हारे वहां ईवीएम को दोषी ठहराया और जहां चुनाव जीत गए ईवीएम पर चुप्पी साध ली। ईवीएम पर सियासी बवाल के बीच पुलिस की तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई पुलिस उस फोन की सीडीआर पर काम कर रही है जिसके रखने का आरोप शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार पर लगा है। पुलिस मोबाइल नंबर की सभी जानकारी भी जुटा रही है। फिलहाल फोन जब्त कर लिया गया है। अब मोबाइल की फोरेंसिक जांच से ही आरोपों की गुत्थी सुलझेगी, लेकिन जब तक जांच चलेगी तब तक ईवीएम का जिन सियासी गलियारों में घूमता रहेगा और बयानबाजी चलती रहेगी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे चर्चा में जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका कराए। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हमारे साथ हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन पूर्व संयुक्त निदेशक ईसी वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मैं चर्चा में पॉलिटिकली लोगों से जवाब लूं उससे पहले मैं सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने सामने आकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हैक करने के लिए ओटीपी की, मतलब एक तो हैक करने की बात ही इन्होंने कहा कि ओटीपी जनरेट ही नहीं होता। ये जिस तरीके की खबरें आ रही हैं सर, आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये अब बिल्कुल साबित हो चुका है। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का कि वो निष्पक्ष काम करता है और उसकी ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल मशीन सभी क्लियर कट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा रिजल्ट जो लोकसभा के आए उसमें बीजेपी की 240 सीट आई और जो ये लोग कह रहे थे बीजेपी वाले सभी कह रहे थे कि हमारी 400 के पार जाएंगी और कुल मिला के उनका जो बनता है टोटल 293 से वो गवर्नमेंट बना पाए। जहां तक सवाल है अपोजिशन का, तो अपोजिशन भी कम सीटें नहीं आई हैं, बराबर के आसपास ही हैं। 243 सीटें, कुछ ही कम सीटें हैं। ये रिजल्ट दर्शाता है कि कहीं पर भी किसी तरह कोई बेईमानी नहीं की गई है, ना ही ईवीएम हैक्स हो सकती है। मैंने आपको पता होगा इससे पहले भी कई बार आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे बताया इस बात को कि विदेशों में ये ईवीएम बैन की गई इसलिए कि वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी। अगर इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती तो वो नहीं बैन होती। अब ये हमारी जो मशीनें हैं वो जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर हैं, बैटरी ऑपरेटर हैं, इनका कोई इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है और ये हैक भी नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से सारी बातें निराधार है और झूठ है। आपने देखा होगा कोई मोबाइल फोन से अनलॉक हो सकता है जी? अनलॉक करने के लिए सर क्या ओटीपी की जरूरत होती है? क्या वहां मौजूद चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनके मोबाइल से अनलॉक किया जा सकता है? ओटीपी इतना आसान प्रक्रिया है ये क्या सर? ये सब मैंने कहा ना, ये इंटरनेट से है ही नहीं, तो टोटल झूठ है, ये निराधार है, आरोप है। और ये आरोप इसलिए लगाया गया है कि वो हार गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है उसमें अगर एक वोट से हारता है तो भी वो हारा हुआ कहलाता है और एक वोट से जीता तभी जीता है। तो 48 ये है, तो इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि हमको हरा दिया गया जबरदस्ती और वो इससे हैक कर दिया, उससे हैक कर दिया। सब खिसियानी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और इसको सर्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा मेरे साथ साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, ये पूरा मामला, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया कि अनलॉक करने के लिए ओटीपी जैसी कोई बात है नहीं, मानहानि के केस दर्ज करने की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ केस दर्ज हो रहा है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या खबरें छन कर आ रही हैं, क्या हुआ है दरअसल और अब क्या पुलिस जांच कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एफआईआर रजिस्टर किया गया है। शुक्रवार को ये एफआईआर रजिस्टर किया गया। चुनाव प्रक्रिया के समय काउंटिंग सेंटर में किसी को भी मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है, जिसके वजह से वो कोई
फोन पे बात कर सके, मोबाइल से वीडियो खींच सके या फोटोग्राफ खींच सके। अब उसके बावजूद कुछ मोबाइल जो अलाउ किए जाते हैं, जो अधिकृत इलेक्शन कमीशन के मोबाइल माने जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जो स्टाफ है उनके ये मोबाइल होते हैं। उसका जो टेक्निकल स्टाफ है उनमें से एक का मोबाइल यहाँ पर रविंद्र वाइकर जो 48 वोटों से यहाँ पर जीते हैं, उनके करीबी काउंटिंग सेंटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी मैं आपका कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, पूर्व निर्देशक अमीन जो बात कर रहे थे उनका मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। मेरे 2 सवाल उनसे भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी ये सवाल पूछने की कोशिश की है, जो नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मुंबई नॉर्थ वेस्ट के लिए अभी इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो एफआईआर रजिस्टर किया गया उसपे ये लिखा गया कि वो जो मोबाइल है उस मोबाइल के जरिए 2 चीजें हो सकती है। उसपे 2 चीजों के लिए ओटीपी रिसीव होते हैं। उसमें से एक जो है वो ETPBMS उसके लिए वो रिसीव होता है, और दूसरा इनकोर ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ETPBMS ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तब उसमें बोल रहे हैं कि इस ओटीपी का इस्तेमाल जो डेटा एंट्री की जाती है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसके लिए वहां पर ओटीपी रिसीव हो रहा था, और उसके आधार पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो जिक्र किया जा रहा, जो डेटा एंट्री है वो की जा रही थी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसका जिक्र अब इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर रहा है। उसके बारे में सवाल उनको पूछा गया, जबकि एफआईआर में उसका जिक्र किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 सवाल उस पर यह उठता है कि जब इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, वहां पर जो जर्नलिस्ट भी जाते हैं उन्हें भी किसी भी तरीके से मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का खुद का कर्मचारी जो वहां पर टेक्निकल ऑपरेशन, मैं ईवीएम मैनिपुलेट हुआ ये बात नहीं कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। वहां पर जो मौजूद कर्मचारी है वो अपना मोबाइल किसी के हाथ में क्यों देता है, ये दूसरा सवाल वहां पर रजिस्टर होता है। और जब ये एस्टैब्लिश हो रहा है तब उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से जो हमने बातचीत की, पुलिस का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट के आधार पर हमने ये एफआईआर रजिस्टर किया है, और अब इसके आगे क्या करना है उसके लिए हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे सलाह मांगी है कि अब इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों चीजों पर जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं हो पाई। अमीन जी इस पर जवाब दे पाएंगे? और एक और सवाल इसमें ये कि आखिरकार वो जो ये करीबी रिश्तेदार वहां कैसे पहुंच जाता है सर, वो कैसे फोन उसको मिल जाता है, इन सब पर भी सवाल होंगे सर। अमीन जी। हाँ देखिए, जहां तक सवाल है, जिनके वो अधिकृत अधिकारी हैं हमारे, उन्हीं को वहां जाने की इजाजत होती है, अदरवाइज उनको कार्ड इशू किया जाता है। अभी देखना होगा कि जिसने कार्ड इशू किया या अनधिकृत रूप से वो अंदर चला गया, इसके लिए वो पनिशमेबल होगा, और उसमें जो अधिकारी हैं हमारे जिनके सामने एंट्री हुई उसकी, वो भी जाएगा, उसके वो भी जाएगा। और जहां तक सवाल है कोई बेईमानी का, तो बेईमानी नहीं हो सकती, किसी तरह का ओटीपी नहीं होता, इस तरह का सब गलत बात है। अभी सब इंक्वायरी में आ जाएगा, लेकिन मैं पक्का कहता हूं कि जो अधिकारी है वो सस्पेंड होगा और जेल भी जाएगा। ये रूल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ आरपीआई एक्ट में, चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है। डेटा एंट्री के वक्त पर ओटीपी जनरेट होता है, जैसा साहिल बता रहे हैं, क्या वो डेटा एंट्री पर भी कुछ गड़बड़ हो सकता है? ये ओटीपी का खेल क्या है सर? वो किसी चीज के लिए तो बता रहे हैं ना ओटीपी आता है। अंकिता जी बिल्कुल नहीं, वो सब गलत है, झूठ है, बनाई हुई बातें हैं। इस तरह से अगर होता तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं एक बार फिर जो एफआईआर में इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखवाया है, उनकी कंप्लेंट के आधार पे मुंबई पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है। मैं एक बार फिर यह दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हम कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनिपुलेट किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के खुद के शब्दों में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि वहां पर मौजूद जो अधिकारी है उन्हें जो मोबाइल दिया जाता है वो काउंटिंग सेंटर के अंदर वो लेकर जा सकते हैं, और केवल ये ETPBMS और इनकोर के लिए ओटीपी लेने के लिए ही ये मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी समय पे ये मोबाइल बंद रखना जरूरी है, ये उन्होंने खुद अपने एफआईआर में लिखा हुआ है। अब मुझे सवाल 2 है इसमें कि आप कह रहे हैं कि वो बात सही है, लेकिन जो पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए जो ओटीपी रिसीव होता है वो इस मोबाइल पे रिसीव होता है। ऐसी सूरत में ये मोबाइल कितना जरूरी है, और वो मोबाइल उस इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की तरफ से किसी कैंडिडेट के व्यक्ति के हाथ में देना, ये कितना गंभीर अपराध है, खास करके तब जब वहां का चुनाव ये इतना क्लोज निट चुनाव हो रहा है, वहां पर एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है, 48 वोटों से कोई हार रहा है। उसको आप किस नजर से देखेंगे और उस पर आप क्या बयान देंगे? क्या उस पर अगर किसी ने शक पैदा किया तो उसमें गलत होगा क्या? देखिए, जहां तक वोटर जो बैलेट आते हैं, वोट से बैलेट आते हैं,
उनकी काउंटिंग की जाती है, उनके डाटा को तो अगर उसने भेजा होगा उसको गिनती के लिए, उसके बाद उसका नहीं यूज कर सकता। लेकिन जहां तक सवाल है हेरा फेरी का, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्थिति साफ रखने के लिए उसके अगेंस्ट FIR करा दी है। और मैं पक्का आपको यकीन करता हूँ, पूरे आपके देश के वोटरों को और आप सबको बताना चाहता हूँ, इसमें 100% कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। सर, ये FIR पर सवाल अमीन जी, क्योंकि ये सवाल ये कि FIR में पहले जो हुआ उसमें अलग चीजें हैं, बाद में अलग चीजें, उस पर सफाई भी नहीं दी जा रही है, ये गड़बड़ झोल क्यों दिख रहा है? देखिए मैडम, इसीलिए यही तो बात है ना, जो कुछ अधिकारी हैं वो कीप मम रहते हैं। हाँ। उनको सामने आगे आके बताना चाहिए। हाँ। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं होना चाहिए। जब हमारी हर चीज क्लियर है, दुनिया देख रही है, हर आदमी देख सकता है, फिर क्या दिक्कत है? उसमें काउंटिंग एजेंट भी होते हैं, पोलिंग एजेंट भी होते हैं, हर तरफ निगाहें होती हैं उनकी। और हमारे जो प्रेस वाले हैं वो तीसरी आंख है, वो भी वो जो देते हैं हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को, उस पर किसी गवाही और शहादत की जरूरत नहीं होती, इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेके उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये तो हम लोग आप बताते हैं, 25 जनवरी को हर साल अपने मीडिया को हम लोग अवार्ड करते हैं, इसलिए वो हमारे आंख और नाक कान है। जी साहिल जी बताइए। अमीन जी आपको याद होगा कि इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इसलिए रद्द किया गया था कि वहां पर उनके एक सरकारी कर्मचारी उनके लिए प्रचार करते हुए पाए गए, और उस पर टेक्निकल ग्राउंड पे उनका चुनाव इसके लिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो बैकडेटेड इस्तीफा जो अदालत ने नहीं माना था। अब ऐसे में एक इलेक्शन कमीशन का अधिकारी जो मोबाइल उसे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए, वो मोबाइल किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देता है, और उसकी ये दलील रहती है कि बस उन्हें फोन करना था, क्योंकि जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है उसमें सिर्फ यह बोला गया है कि फोन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कितना गंभीर हो सकता है? सिर्फ गिरफ्तारी या कार्रवाई से काम चलेगा क्या? मैंने इसके आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन पर पहले से ही कई सवाल उठाए जा रहे थे, ऐसे में इस तरीके की घटना क्या दिखाती? आपने यशपाल कपूर का कहा है, जो उनके ओसी होते थे मिसेस गांधी के, और उन्हीं की वजह से उनका इलेक्शन विदल्ट हुआ था और इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था जस्टिस खरे ने। ठीक है, तो ये बात जहां तक आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये स्टैब्लिश होना चाहिए कि जो हमारा अधिकारी है वो इन्वॉल्व था गलत प्रैक्टिस में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसका आधार लेते हुए, बेस लेते हुए, जिसपे आप समझ सकते हैं कि हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी डीओ जो होते हैं उनकी रिपोर्ट फाइनल होती है, उसके बाद फिर सीओज है, सीओज के बाद उस पर ऑब्जर्वर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसको कॉग्निजेंस लेगा और जो उचित से उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। हो सकता है जो भी रिजल्ट है उनको भी पलटा जा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है लास्ट में, पूरी रिपोर्ट्स के बाद। जी एश्योर करता हूं मैं जस्टिस ये बहुत गंभीर बात कह रही है कि अगर इसमें सीरियस लैप्सेस पाए गए, मोहम्मद अमीन कह रहे हैं अर्पिता की, अगर सीरियस लैप्सेस पाए गए तो ये रिजल्ट है उसको पलटा भी जा सकता है। ये बहुत सीरियस बात कह रहे हैं। ठीक है, इस पर जरा एक चर्चा हम शुरुआत कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, आपका पहला रिएक्शन। नमस्ते। देखिए, मोहम्मद अमीन साहब अभी कह रहे थे कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा निष्पक्ष है। अमीन साहब, हमने चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में अनिल मसीह की भूमिका देखी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और क्या क्या हुआ, फिर कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वहां सरकार बनी, दुनिया ने देखी। तो इसके लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बार बार चुनाव आयोग निष्पक्ष है कहना बंद कर दीजिए। रही बात इस संशय और इस विवादास्पद भूमिका की, तो मुंबई में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पे रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार है मंगेश पंडिलकर, उनकी जांच वनराई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हो रही है। पुलिस स्टेशन का कहना है कि मोबाइल उस समय उनके पास था, उस पर एक ओटीपी जनरेट हुई थी जो कि ईवीएम के साथ अटैच थी, उस पर कोई ऐप था। तो ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन के लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। इसका मतलब जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। अरे भाई, एलन मस्क कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, विश्व के सबसे अमीर लोगों में है और वो एआई को समझते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिका है, उसके बिजनेस में है वो। तो राहुल गांधी जी भी अगर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो जायज है, अगर हम विपक्ष से बैठे लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसमें जायज है। जैसे वहां अनिल मसीह थे वैसे यहाँ वंदना सूर्यवंशी की भूमिका संदेह में है। एक व्यक्ति जो चुनाव जीत चुका था उसको आपने सर्टिफिकेट देने में देरी की, फिर उसके बाद कोई आदमी कहता है कि पोस्टल वोटिंग जिसकी शुरुआत सुबह होती है 8 बजे, उसको आपने शाम को करवाया।
उसमें धांधली हो सकती है। जब तक सीसीटीवी फुटेज जैसे चंडीगढ़ मामले में आया था, जब तक इस उत्तर पश्चिम में नहीं आ जाएगा, ये संशय बना रहेगा। क्या पोस्टल बैलेट जो वोटिंग काउंटिंग होती है, क्या उसमें कहीं कोने में बैठकर कोई थप्पा नहीं मार सकता? अगर 300 पोस्टल वोट है और उसमें से 200-250 थप्पा मार के उसमें मिला दिया जाए और उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने ना आए, तो क्या ये धांधली नहीं हो सकती है? और ईवीएम मशीन जिस प्रकार जीते हुए व्यक्ति को हराया गया और चुनाव आयोग के अधिकारी मोबाइल लेके संलिप्त थे, अगर ये सवाल विपक्ष पूछता है मोहम्मद साहब, तो ये जायज है। और आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो ये पासा पलट सकता है, जो हारा है उसे जिता सकता है। तो इसका मतलब हम सुप्रीम कोर्ट जाए, हम धक्के खाएं, हम 6-8 महीना वहां लड़ाई लड़े, फिर चुनाव आयोग हमें जिताएगा? कैसे लोग विश्वास करेंगे चुनाव आयोग पे? कैसे लोग विश्वास करेंगे आपके कार्य प्रणाली पर? देखिए, हर अधिकारी दोषी नहीं होता अमीन साहब, आप जैसे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन दोष होता है। मैंने कहा रिपोर्ट देखेगा, उस पे देखिए मैंने कहा उस पे एक्शन लेगा। हाँ, आपने कहा रिपोर्ट देखेगा, एक्शन लेगा। अगर धांधली हुई है तो पासा पलट जाएगा, तो बाजी पलट जाएगी। तो क्या हम नहीं, तो क्या हम इंतजार करें? क्या हम धक्के खाएं? क्या हम कोर्ट के चक्कर काटे? अर्पिता जी इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। अर्पिता जी इनको शांत, जब इनकी बारी आएगी तब ये बोलें। मेरा ये कहना है अर्पिता जी, क्या हम धक्के खाते फिरें? क्या हम कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर बार बार जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार चंडीगढ़ के मामले में इतनी बड़ी इनको फटकार लगाई, फिर भी सुधरते नहीं हो। इतने एक युवा नेता को आपने हरवा दिया जानबूझकर, षड्यंत्र करके। शर्म आनी चाहिए। ठीक सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आप जाइए कोर्ट में, आप प्रोसीजर से लड़िए। ऐसा नहीं चलेगा कि इधर आप बोलते रहेंगे। देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, और खासकर देश के वोटर्स पे आपको भरोसा नहीं है। मुंबई में 6 सीट थी, 4 आप जीते। हमने कुछ कहा आपको? हमने नहीं कहा, हमने मान लिया चलो हम लोग ने 4 सीट हारे, हम 2 जीते। अभी वाइकर जी के इसमें उनके रिश्तेदार का फोन नहीं था, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वहां कार्रवाई हुई तो एफआईआर दर्ज हुआ, तो कार्रवाई होने दो। फोन को फोरेंसिक्स ना मिले, आप कैसे प्रेशर डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के ऊपर? आप नहीं डाल सकते ऐसा, यह गलत है। दूसरी बात मैं कहता हूं आपको, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये हैक नहीं हो सकता, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं, आपको इंटेलिजेंस की जरूरत है ये पता करने के लिए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। और आपके लीडर राहुल गांधी, उनको तो बुलाया ना इलेक्शन कमीशन ने, सभी पार्टियों को बुलाया ना, तो संवाद के लिए क्यों नहीं गए? कोर्ट में, जब कोर्ट में डिसीजन आया तो कोर्ट में अपील में क्यों नहीं गए? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हमको यहाँ पर एतराज है? जब आप 4 लाख वोट से जीतते हैं तब आपको चलेगा, आप कर्नाटक में जीतते हैं तो चलेगा, तेलंगाना में जीतते हैं तो चलेगा, आप इलेक्शन हारते हैं तो आपको क्या ईवीएम में गड़बड़ी लगती है? क्या देश की जनता बेवकूफ है यहाँ पर? ठीक है। और किसने इलेक्शन का जो ईवीएम किसने इंट्रोड्यूस किया? 1982 में कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया। अर्पिता जी, 42 साल कांग्रेस राज्य सरकार में थी, हर इलेक्शन जीती कांग्रेस, तभी उनको आपत्ति नहीं आई। अभी 10 साल से कांग्रेस इलेक्शन हार रही है तो उनको आपत्ति आ रही है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। अरे पहले आप मुद्दे पे बात करो, इलेक्शन कमीशन को डोज देना बंद करो। ये ऐसा नहीं चलेगा, आप प्रॉपर प्रक्रिया लो। दूसरी ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करते हैं। अरे हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स रहता है, कोई दुर्घटना घटी तो ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करती है। कांग्रेस की तो दुर्घटना घट गई, 100 में तो वो सीमित हो गए, उनका एयरप्लेन क्रैश हो गया। इसके लिए राहुल गांधी को ब्लैक बॉक्स की याद आ रही है। आप छोड़िए ये सब बात, मुद्दे की बात करिए, और तब मुद्दे की बात प्रॉपर प्रोसीजर से लेके आइए। ऐसा है कि डेमोक्रेसी का प्लेन क्रैश होने का समय आ गया है, वो दिख रहा है। मोहम्मद अमीन जी कहते हैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता, मोहम्मद अमीन जी कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर एफआईआर में खुद इलेक्शन कमीशन लिखती है कि मोबाइल का इस्तेमाल होता है। आप ओटीपी लेते हो, लॉगिन करते हो, फिर बाद में वो स्कैन करते हो, सारी प्रोसीजर सबको मालूम है। इलेक्शन कमीशन के एफआईआर के बाद सेक्शन 41 सीआरपीसी विदाउट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट वारंट निकलते हैं।
और मैंने जानकारी ली, मैंने संजय राउत जी से खुद बात की, 121 बैलेट के वोट जो रिजेक्टेड वोट थे उसको फिर से काउंट करके जितवाया गया है। ये इलेक्शन कमीशन के 362 ऐसे मतदार संघ है, 362 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर ईवीएम में पड़े हुए वोट और इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किए हुए वोट, इसमें अंतर है। 1,07,00,000 वोट जो है ज्यादा आए हैं। 1 जून को जो वोटिंग होता है, 4 जून को रिजल्ट आ जाता है और इलेक्शन कमीशन 6 जून को, 1 जून को कितना वोटिंग हुआ है वो सारा बताता है। देश की 19 लाख ईवीएम मशीन जो है वो अभी तक मिली नहीं है, कहां है पता नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पड़ा हुआ है। एक सिंपल सा कहना था, ब्लैक बॉक्स क्यों कहा गया, ब्लैक बॉक्स को समझा कीजिए थोड़ा सा। ब्लैक बॉक्स में अंदर प्रोसीडिंग कैसा होता है पता नहीं चलता है, बाहर रिजल्ट आते हैं, इसीलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है कि एग्जैक्टली है क्या, जिसका कलर ऑरेंज होता है। और आपने कहा ना राहुल गांधी जी को बुलाया था, तो आप क्या करते हो, आप बैलेट यूनिट को हाथ लगाने के लिए बोलते हो, आप कंट्रोल यूनिट को हाथ लगाने के लिए अलाउ नहीं करते हो। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 5% मशीन जो है उसका सेमीकंडक्टर चेक भी होगा अगर कोई सेकंड और थर्ड नंबर का प्रत्याशी उसको मांगता है तो। थोड़े सुधार जो बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन। आप एक बात समझ लो कृष्णा हेगड़े जी, कंट्रोल यूनिट आप क्या डेस्कटॉप को चेक करोगे, आप कंप्यूटर में वायरस गया तो क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को चेक करोगे? तो ये इलेक्शन कमीशन का रहने दीजिए, सारी दुनिया ने देखा क्या है। इलेक्शन में भी आपको लगता है घपला हुआ है? कृष्णा हेगड़े जी, इलेक्शन कमीशन ने खुद अगर एफआईआर किया है, तेलंगाना में भी घोटाला हुआ है। एक सवाल का जवाब दो, पंजाब मंगेश पंडिलकर से हैसियत से, इन व्हाट कैपेसिटी मंगेश पंडिलकर वाज इनसाइड द काउंटिंग रूम, नंबर 1। उसके पास जो कर्मचारी के पास मोबाइल होता है, जो लॉगिन करता है, जिसपे ओटीपी आता है और उसके बाद स्कैन होकर पोस्टल और रजिस्टर होते हैं, सुनो वो मोबाइल उसके पास क्यों आया, वो दिन भर उसके साथ क्यों था? 121 रिजेक्टेड वोट थे, उसको पास कराकर उसको लीगल रिकाउंटिंग में उसको विन घोषित किया गया, जो कि पहले अमोल कीर्तिकर को किया गया था। सर्टिफिकेट देने में देरी कर, ये सारे धांधलियां हुई है। यही धांधली जो है दूल्हे में भी करने की कोशिश हुई थी। 4 मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ था और जीतने नहीं है ना। अर्पिता जी मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, मैंने एक भी मुद्दा इधर उधर नहीं कहा। एक मिनट धुलिया में इन्होंने 4 मशीन गिनी नहीं थी, वो जैसा ध्यान में आया 4 मशीन गिनवाए और शोभा बच्चन जी जीत गए। हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र में सबसे अहम अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो होती है चुनाव की। लोगों ने जिसको मतदान किया है उसका ही वही जीतना चाहिए, लोगों की इच्छा जो है उसमें प्रकट होनी चाहिए। अगर बार बार 19 लाख मशीन गायब होती है, इलेक्शन कमीशन संदिग्धता के घेरे में आता है, चंडीगढ़ का केस आनंद ने बताया, वो सारे दुनिया ने देखा है कि किस तरह से वोट खराब करने की कोशिश की गई है, तो फिर हम उसे फेयर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम किसी गलत चीज को डिफेंड करने की कोशिश क्यों करते हैं? यही जो दाल में काला जो लगता है ना, जो बार बार डाउट आता है मन में, इसीलिए आता है क्योंकि उसको छुपाने की कोशिश की जाती है, मीडिया उसमें साथ में हो जाता है और फिर लोगों में के मन में भी संदेह आता है। जब एग्जिट पोल आए तो लोगों के मन में संदेह थी कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी और हमें ये लगता था कि अरे वोटिंग तो ऐसा हुआ नहीं है, चुनाव तो ऐसा हुआ नहीं है, फिर ये जीतने का दम कैसे भर रहे? रिजल्ट आने के बाद तो सर सारी संविधान की रक्षा भी हो गई थी, तब ना मीडिया पर सवाल उठा रहे थे, ना आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। 30 लाख करोड़ का घपला। लेकिन जरा ये बताइए ना, आप कह रहे हैं गलत हुआ तो गलत की शुरुआत किसने की सर? अतुल जी, गलत हुआ तो गलत की शुरुआत किसने की दिसंबर 1988 में? देखिए, कोई चीज अपन इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो उसका अच्छा इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल होता है। अगर उसका गलत इस्तेमाल होता होगा तो उसको डिफेंड करना बराबर है या नहीं, ये मैं पूछता हूँ। आप बताइए, गलत इस्तेमाल होता होगा तो उसको डिफेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरा सवाल है। अडवाणी जी ने भी आप बीच में मत बोलिए, आप मत बोलिए बीच में। आपने किताब लिखी है, जीवीएल नरसिम्हा ने पूरी किताब लिखी थी जिसका प्रस्तावना जो है वो अडवाणी जी ने लिखी थी। आप सीधी धांधली पकड़ी गई, आपके दौरान लिखा ना, ये धांधली जो है सीधी पकड़ी गई। ईवीएम बंद किया क्या? हमारे वक्त आपने डाउट किया, लेकिन रिजल्ट सही आते थे ना। अरे तभी बंद कर दो। मतलब आप जीत रहे थे तो रिजल्ट सही था, ईवीएम भी उस वक्त सही था, क्योंकि आप कह रहे हैं आपत्ति की बात ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 जो संशोधन किया गया था उसका जिक्र कर रहे हैं, जिस समय किसकी सरकार थी आप उसी का जिक्र कर रहे हैं सर। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी से लगाकर नरसिम्हा तक सबने, नरसिम्हा राव ने, सबने इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया था, कोर्ट तक भी मामला गया था। तब तो आप कह रहे थे कि नहीं जी सब पूरा सब ठीक है, ईवीएम सिस्टम एकदम सही से काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसका मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन से उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को हटा दिया वहां से और अपने एक जूनियर मंत्री को या जूनियर ऑफिसर को बनाने की कोशिश की गई है। अतुल एक मिनट, आई थिंक मुझे लगता है ना कि हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटकाया जा रहा है।
यहाँ पर जो घटना हुई है वो घटना ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के वहां पर मौजूद एक अधिकारी जिस पर ये जिम्मेदारी होती है कि उसको दिया हुआ मोबाइल वो किसी के भी हाथ पे ना सौंपे, उसका मिसकॉन्डक्ट वहां पर हुआ है। और ये बड़ा ही संगीन आरोप है कि उसने इलेक्शन कमीशन उसने काउंटिंग सेंटर के अंदर एक मिसकॉन्डक्ट किया हुआ है, जो उसे अलाउ नहीं था वो चीज उसने करने की कोशिश की है। ईवीएम मैनिपुलेशन का आरोप ना इलेक्शन कमीशन के एफआईआर में लगा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह आरोप जरूर लगाया हुआ है कि उनके खुद के अधिकारी ने काउंटिंग सेंटर के अंदर मिसकॉन्डक्ट किया हुआ है। दूसरा मिसकॉन्डक्ट का आरोप जो लगाया गया है वो विनिंग कैंडिडेट के रिश्तेदार पर लगाया गया है कि जो वहां पर काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये पूरे चुनावी प्रक्रिया में काउंटिंग के पहले इलेक्शन कमीशन के पास सैकड़ों शिकायतें इस तरीके की दी गई है कि कहीं कहीं पर पैसे बांटने की शिकायत हो, कहीं पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के मिसकॉन्डक्ट की शिकायत हो, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हो। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही संज्ञान लेकर अप्लाई करने की जरूरत थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही बात कही गई है कि मोबाइल के इस्तेमाल से ईवीएम हैक नहीं हो सकता, और वो भी एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार पर की गई है। लेकिन चर्चा यहां पर न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के आधार पर नहीं हो रही है, चर्चा इस बात पर हो रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में मिसकॉन्डक्ट किया गया, और उसको लेकर जवाब मांगना यह जरूरी है, वरना चुनावी प्रक्रिया पर 10 सवाल खड़े हो सकते हैं। अर्पिता। और एक सेकंड मैं प्रेम शुक्ला से इस पर जवाब लूं। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोप तो लग ही रहे हैं, चुनाव आयोग उससे जवाब भी देता नजर आ रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर वंदन सूर्यवंशी ने पूरे विवाद पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां डेटा कंपाइलेशन होता है। नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं। तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ वंदना जी की तरफ से देखिए साफ किया गया है, हैक की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर सिर्फ चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिरकार मोबाइल फोन कैसे ले गए, उस अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं, और इसलिए एक बार फिर से अब सवाल ईवीएम पर खड़े हो रहे हैं पूरी प्रोसेस पे। क्या उस पूरे प्रक्रिया को सही ढंग से कराया जा रहा है या नहीं? देखिए अर्पिता जी, साफ हो गया कि इस बार जो है जो लोग ईवीएम को मरा हुआ समझ रहे थे उनको अब इस बात का ज्ञान हो गया है, भान हो गया है कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस दारुण पराभव का शिकार हो गई है। जो सीटें बढ़ने के कारण जो खुमार था वो उतर गया है, इसलिए फिर ईवीएम चिल्लाने लगे हैं। साफ तौर पर इस मामले में दिखाई दे रहा है। शिकायत किसकी है? शिकायत अमोल कीर्तिकर की नहीं है। आनंद दुबे के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर की शिकायत नहीं। शिकायत किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने किया है। क्या शिकायत किया गया है? इलेक्शन अधिकारी के मिसकंडक्ट की शिकायत की गई है। क्या स्पष्टता हो रही है? ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। क्या स्पष्टता हो रही है कि वो ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन है? क्या स्पष्टता हो रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं उसको ब्लैक बॉक्स कह के? तो राहुल गांधी को फिर से अवसर जो मिल गया है वो अभी एनकोर के बारे में स्वयं वंदना जी ने, जो इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अधिकारी हैं, वो स्पष्टता से कह रहे कि डाटा स्टोरेज के लिए जो है एनकोर की ओटीपी आती है, ईवीएम खुलने के लिए कोई ओटीपी नहीं आती है। बातें एकदम साफ हैं। लेकिन जो दारुण पराभव का शिकार हुए लोग हैं उनको इस बात का अब कैसे विश्वास हो कि ये बुरी तरह से हार गए हैं? उनको जो सीटें की संख्या बढ़ने से जो उनको लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी हो गया है, ईवीएम साफ हो गई है, अब मेरे ईवीएम का स्यापा करना है, वो ईवीएम का स्यापा प्रारंभ हो गया है। अर्पिता जी, मेरी साइल से विनती है कि वो एफआईआर फिर से पढ़े। मेरी साइल से विनती है, हम यहाँ कुछ ये करने के लिए नहीं बैठे हैं। डेमोक्रेसी इज फैक्ट। हमारा कहना यही है, हमारी मांग इतनी है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर संशय दोनों तरफ से आए हैं, डाउट दोनों तरफ से लिए गए हैं कि पहले अडवाणी जी ने लिए थे, जीवीएल नरसिम्हा राव ने जी लिए थे, अभी हमको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप कर नहीं, उसको डर क्यों है? क्यों डरते क्यों हो? आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो ना, तो आप और ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं आते हो? इलेक्शन कमीशन का अगर अधिकारी कोई धांधली करता है, मेरी एक फिर से विनती है साहिल को, साहिल आप फिर से एक बार एफआईआर पढ़ के बताइए।
फिर से एक बार पढ़ के बताइए, तो फिर प्रेम शुक्ला जी क्या करें पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से पहले आनंद दुबे जी को कुछ बात करनी है, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था साहिल भाई। सबसे पहले कोई भ्रम न फैलाए कि भारत के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर यह बहस हो रही है। यह बहस हो रही है एक विशेष सीट पर जिसका नाम उत्तर पश्चिम है, और ये चुनाव आयोग के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार भरत शाह ने लिखित शिकायत की है चुनाव आयोग के खिलाफ पुलिस स्टेशन में। उसके बाद ये जांच शुरू हुई है और सीसीटीवी फुटेज जो मांगना हमारा अधिकार है और देना चुनाव आयोग का अधिकार है, वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है, इस पर आज की पूरी बहस है, न कि पूरे भारत के ईवीएम पर और पूरे भारत के चुनाव के नतीजों पर। और रही बात हम करारी हार हुई है, प्रेम शुक्ला जी 48 वोट से हारे हुए व्यक्ति को आप करारी हार अगर मानते हो तो 3-3 लाख से जहां आप हारे हो वो कौन सी हार है? बता रहा हूं, हार ही ये एक सीट की बात हो रही है, एक विशेष सीट की बात हो रही है। ये पूरी बहस पूरे भारत के लिए नहीं हो रही है, ये उत्तर पश्चिम के लिए तो आप जो है फिर इसके लिए कान पकड़ के उठिए बैठिए। अगर यही आती रायबरेली से दिनेश प्रताप जी को 3.5 लाख वोट से राहुल गांधी जी ने आनंद दुबे जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में आपकी पार्टी और नमाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सबसे मिलाकर जो है उनकी तुलना में 2 लाख अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला। साहिल मुझे बताइए हो रहा है, जरा उस पर स्पष्टीकरण रखिए और क्या इसमें भी क्योंकि खबरें भी थी कि मुझे एफआईआर पढ़ने दीजिए, अनलॉक करने वाले ओटीपी जनरेट किया गया, इस तरीके की बातें क्या एफआईआर में है, मुझे बताइए। शुक्ला जी मुझे एफआईआर पढ़ लेने दीजिए। हम सब मुंबई के लोग हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं बाद में, लेकिन जो एफआईआर है वो एफआईआर में लिखा गया है। एफआईआर फाइल किया गया है सुचित्रा पाटिल, जो एडिशनल असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर थी नॉर्थ वेस्ट में काउंटिंग के समय पे, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो काउंटिंग के समय वहां पर मौजूद थी तब उनके पास जो वहां के दो स्पष्ट हो गया ना। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद आप बोल ही सकते हैं। मैं तो नाम ले रहे थे। अरे भाई मैं पहले एफआईआर की कॉपी पढ़ लूं, उसके बाद आप डिबेट शुरू कर सकते हैं ना। पहले एफआईआर सुन तो लीजिए ना, पहले मुझे सुन तो लीजिए पूरा। उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वहां के 2 कैंडिडेट्स है सुरेंद्र अरोड़ा और भरत शाह, इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी मंगेश पांडिलकर के खिलाफ जो इनके रिश्तेदार है, रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार है, जो इलीगली मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे और फोन पर बात कर रहे थे काउंटिंग सेंटर के अंदर। ये उन्होंने एफआईआर दी। एफआईआर में आगे लिखा गया है कि उसमें असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉइज एंड इनकोर ऑपरेटर्स लिस्ट वाज रिपोर्टेड। Accused Dinesh Gurav was allowed to use the mobile phone as in-core operator for counting votes on behalf of election returning officer। यानी यहाँ पर 2 गलतियां हुई है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपने बिहाफ पर किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन उसके बावजूद मतलब उस पर जो लिखा गया है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने बिहाफ पे दिनेश गुरव को इनकोर ऑफिसर के तौर पर वो मोबाइल इस्तेमाल करने भी दिया। ये भी उसमें लिखा हुआ है। आगे उस एफआईआर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है कि दिस फोन हैज टू बी ऑलवेज केप्ट ऑन अ साइलेंट मोड। वो ये फोन साइलेंट मोड पे रखना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उस पे लिखा गया है कि यूज्ड ओनली टू रिसीव ओटीपी फॉर ETPBMS, जो इलेक्ट्रल पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए और इनकोर के लिए, सिर्फ 2 चीज के लिए जो ओटीपी आता है उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो एफआईआर जो है वो वहां की असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर थी, उनके तरफ से रजिस्टर किया गया और उसमें सीधे आरोप लगाया गया है कि वहां के जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने अपना मोबाइल उसे इस्तेमाल करने दिया, जो हालांकि उनके पास होना चाहिए था। दिनेश गुरव जो वहां के इनकोर ऑपरेटर है, उन्हें वो मोबाइल अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन वो पांडिलकर के हाथ में उन्होंने दिया और वो फोन पर वहां से बात कर रहे थे। और नंबर 3, वहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उन्होंने रिटर्न शिकायत दी कि इस तरीके से ये मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एफआईआर में जो इलेक्शन कमिशन की तरफ से लिखा गया है उस पर देखा जी। मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ? अब मैं सच्चा हूँ कि झूठा हूँ? बताइए। अब मेरी बात सुनेंगे। देखिए झूठ है इनका नाम, अब मैं सिद्ध हुआ ना, ये आनंद दुबे झूठे हैं।
भाई भरत शाह ने किसको शिकायत लिखी? रिटर्निंग ऑफिसर को लिखी। और अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है तो शिकायत आगे बढ़ाता नहीं हो। निष्पक्षता यही सिद्ध करती है। निर्वाचन आयोग ने शिकायत की, FIR करने वाला कौन है, कंप्लेनेंट कौन है? सर एक एक करके, निर्वाचन आयोग। सर एक एक करके तो आनंद दुबे झूठे हैं, ये सिद्ध हुआ। भारत शाह ने और सुरेंद्र अग्रवाल ने किसको शिकायत की? प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर ये हम किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी, हम इस बात पर डिबेट कर रहे हैं क्या कि प्रेम शुक्ला जी सच्चे हैं, क्या अतुल जी सच्चे हैं, क्या आनंद जी सच्चे हैं? कोई सच्चाई का सर्टिफिकेट तो सब दिया नहीं जा रहा है। सत्ता पक्ष का यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सवाल उस पर है, चर्चा उस पर है। नहीं, कोई किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए सर। कोई कौन सच्चा कौन झूठा सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे सर? प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है कि आखिरकार इनको रजिस्ट्रेशन के लिए तो सर एनडीए कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था, ये खबरें जो आ रही नहीं आती, ये सिद्ध हो गया। तो राहुल गांधी झूठे हैं, सिद्ध हो गया। अरे क्यों झूठा और सच्चा साबित करने में लगे हुए हैं आप? ये जो OTP है अभी FIR से ही, FIR की अतुल जी प्लीज रुक जाइए। अतुल जी EVM के लिए नहीं, प्लीज आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। एक सेकंड जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, समस्या हो रही भाई, मेरा सच को आप ये मान रहे हैं क्या कि कहीं प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो सकती है? फोन जिस तरह हो रही थी, मैं सच बोलने लगा, आप नाराज हो गई। गजब है भाई, गजब है। आप ना मौका दे रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, तू मैं होते होते चर्चा खत्म हो जाएगी। फिर इसके जिम्मेदार तो आप होंगे सर। यही कह रही है। रुक जाइए अतुल जी, रुक जाइए अतुल जी, रुक जाइए, आवाज कम कीजिए सर अतुल जी। प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी, आज तक को क्या प्रॉब्लम है? आज तक ये सिद्ध करना चाह रहा है क्या? कोई किसी को सिद्ध नहीं करना चाह रहा। प्रेम शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए सर, सवाल तो सुनिए। खुलती है या सवाल सुन लीजिए। अभी जो FIR की बात हो रही थी, एक सेकेंड धैर्य रखिए ना। पहला झूठ राहुल गांधी ने जो ब्लैक बॉक्स कहा वो झूठा है, झूठा सच पे हम बात कर रहे हैं क्या? वो चीटर है। सर एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी ठीक है, मुझे आप ये बताइए जो FIR का जिक्र हम कर रहे हैं, FIR का जिक्र अभी साहिल ने किया। प्रेम शुक्ला जी सवाल सुन लीजिए। 420 राहुल गांधी, अतुल लोने पाटिल 420 कर रहे थे। प्रेम शुक्ला जी आप तो नाराज हो गए, सुनिए जरा सवाल तो सुन लीजिए सर। कभी नहीं थी, सामने आ गए सबकी 420। ठीक है सर, ठीक है, अब सवाल पूछ लूं मैं? जी प्रेम शुक्ला जी। हाँ सुन बताइए। हाँ एकदम आराम से सर, एकदम आराम से सर। हाँ जी अर्पिता जी। हाँ एक बार थोड़ा सांस ले लीजिए सर। हाँ फिर मैं सवाल तो आराम से, बस आराम से सर। आपने साहिल को सुना, ठीक है, साहिल ने जो FIR का जिक्र किया, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना सर। प्रेम जी मुझे ये बताइए, जो साहिल ने FIR की बात की जिसमें दो चीजें जहां पर गलतियां खामियां नजर आ रही हैं, प्रेम शुक्ला जी सुनिए ना, जहां खामियां गलतियां नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं उन गलतियों को, आपको लग रहा है वो या नहीं लग रहा है? हाँ लेकिन तो कंप्लेंट किसने की है उस गलतियों की? इलेक्शन कमीशन ने की है। क्या कंप्लेंट की है? कि उस ऑफिसर का मिसकंडक्ट है। उस ऑफिसर के मिसकंडक्ट को राहुल गांधी नाम के 420 ने ईवीएम से जोड़ा, तो राहुल गांधी 420 है कि नहीं है? आप मुझे बताइए। ईवीएम के लिए खोलने के लिए OTP नहीं लगती, ये राहुल गांधी 420 है कि नहीं है? ये जो बेल पर छूटा हुआ 420 राहुल गांधी है, उसकी 420 सिद्ध है कि नहीं है? अभी आप ही ने FIR जो साहिल जी ने पढ़ के सुनाया वो उसमें देखिए प्लीज, यहाँ किसी को पर्सनल अटैक मत कीजिए। पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये नेशनल मंच है, किसी के लिए भी कुछ ऐसा कहना, लेकिन सवाल यहाँ जो था वो ये था कि क्या कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्या कोई गड़बड़ी हुई, कैसे मोबाइल फोन गया, वो सब जांच का विषय है, आगे इस पर जांच भी चल रही है।